नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिव्यता इनसाइड में। तो अपना जो सब्जेक्ट है वो चल रहा है कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। अभी अपने जो टॉपिक इसी सब्जेक्ट का जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी कि शैक्षिक प्रबंध। तो आज अपने इस क्लास में करेंगे शैक्षिक प्रबंध की विशेषताएं। तो शैक्षिक प्रबंध की विशेषताएं, अब विशेषताएं क्या होती है? विशेषताएं मतलब सब चीज कॉमन होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसको अलग बनाती है, खास बनाती है। तो शैक्षिक प्रबंध जो है वो अन्य जो प्रबंध है उनसे अलग कैसे है, उनसे विशेष कैसे है। मतलब कुछ चीजें होती है ना, जैसे एक व्यक्ति है, सारे देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों में कुछ चीज विशेष होती है। तो उसी प्रकार जो प्रबंध है वो कुछ चीजों में सेम होती है, लेकिन कुछ चीजें जैसे शैक्षिक प्रबंध है तो वो कुछ चीजें ऐसी है जो उसको अन्य प्रबंध से अलग बनाती है। तो शैक्षिक प्रबंध में ऐसी क्या विशेषताएं हैं उनको हम देखते हैं। तो पहली तो है इसकी मानवीय व सामाजिक। देखो, शैक्षिक प्रबंध मानवीय व सामाजिक प्रक्रिया है। तो मानवीय और सामाजिक प्रक्रिया कैसे है? देखो, अपने जब कहीं पर भी जाए, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का विद्यालय होगा तो वो किस उसमें कौन होगा? मानवीय तत्व होंगे। मानवीय तत्व मतलब अध्यापक होंगे, विद्यार्थी होंगे। तो ये सब क्या है? मानवीय तत्व। और इन मानवीय तत्वों मतलब शैक्षिक प्रबंध में मानवीय तत्व होने जरूरी है, ये इसकी एक विशेषता है। और सामाजिक कैसे है कि हम शैक्षिक जो क्षेत्र है, शिक्षा का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उन्हीं चीजों को शामिल करेंगे जो हमारे समाज के, हमारा जो व्यवस्था है या हमारी सामाजिकता के अनुरूप होती है। तो इसलिए शैक्षिक प्रबंध की एक पहली विशेषता क्या है कि यह एक मानवीय व सामाजिक प्रक्रिया है। मानवों के द्वारा चलती है, ठीक है, और जो समाज है उसके अनुसार चलती है। तो इसलिए कैसी प्रक्रिया है? ये मानवीय व सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरी क्या है इसकी विशेषता? कार्य कर्मबद्ध व योजनापूर्ण। मतलब इसके जो कार्य किए जाते हैं वो किस प्रकार से किए जाएंगे? कर्मबद्ध रूप से किए जाएंगे, योजनापूर्ण किए जाएंगे। जैसे विद्यालय है तो उसमें जो कक्षा है उसका जो पाठ्यक्रम है उसको हम एक सीक्वेंस से कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है, और एक योजना बना के कंप्लीट करवाते हैं। कौन सा शिक्षक, कौन सा छात्र या अन्य जो भी सहयोगी हैं वो किस प्रकार से अपने कार्य को करेंगे, तो इसकी योजना बनाई जाती है और उसी क्रमबद्ध तरीके से इस योजना को पूर्ण किया जाता है। नेक्स्ट आता है, तीसरी जो विशेष आती है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो वैसे तो अपने शैक्षिक प्रबंध की बात करें तो ये किस प्रकार की व्यवस्था है? ये कला व विज्ञान दोनों ही व्यवस्था है। इसमें हम इसको कला भी मानते हैं और इसको हम विज्ञान भी मानते हैं। लेकिन आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग है, और इस वैज्ञानिक युग के अंदर हम क्या चाहते हैं? इस वैज्ञानिक युग के अंदर हम चाहते हैं कि हम जो भी बच्चों को प्रोवाइड करवाएं वो ऑथेंटिक हो, अच्छे से हो, और बच्चे उसमें रुचिपूर्ण अपना सहयोग दें। तो इस प्रकार से ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मतलब इसमें नई चीजों को शामिल किया जाता है और ऐसे व्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है जो व्यवहारिक होती है। इसलिए ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। नेक्स्ट आता है इसका कार्यकुशलता में वृद्धि। शैक्षिक प्रबंध की एक अन्य विशेषता क्या है कि कार्यकुशलता में वृद्धि करती है। किस प्रकार से करती है? देखो, शैक्षिक प्रबंध का जो काम है वो क्या है? जो नीति, जो नियम, जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन सबको पूरा करवाना। तो उसको पूरा करवाने के लिए वो क्या करेगा? कार्यों का डिवाइडेशन करेगा, मतलब कुछ कार्य किसी को देगा, कुछ कार्य किसी को देगा। तो इससे क्या होता है? कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। मतलब काम जो होता है, जैसे मतलब अपना एक स्कूल या कॉलेज है उसमें टीचर को जब एक काम दे दिया जाता है, मतलब ये काम आपको करना है, तो इस हिसाब से क्या होगा? उसको पता है ये काम मुझे ही करना है, तो वो क्या करेगा? अपना काम जल्दी से जल्दी पूर्ण करने का प्रयास करेगा। तो इससे क्या होता है? कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है सहयोग की भावना। देखो, अपने जो इसकी आवश्यकता थी उसमें भी पढ़ा कि समन्वय होता है इसमें, तो इसमें सहयोग की भावना भी होती है। जब
एक जो विद्यालय होता है या फिर महाविद्यालय होता है, मतलब जो भी शैक्षिक संस्थान होता है, वहां पर एक व्यक्ति के द्वारा वो नहीं चलाया जा सकता। उसमें प्रिंसिपल भी चाहिए, अन्य सहयोगी स्टाफ भी उसको चाहिए, इसके साथ साथ छात्र भी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल है और स्टाफ है, छात्रों से तो हमें करना ही क्या है, तो छात्र भी चाहिए। तो ये सब आगे, छात्र भी आगे, हमारे पास अध्यापक भी हैं, प्रिंसिपल भी है, अन्य जो व्यक्ति हैं जो भी मतलब उसमें सहयोग करने वाले अपने एक विद्यालय में सारे हैं। लेकिन जब ये आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, चाहे हम स्टाफ में सहयोग की बात करें, चाहे हम छात्रों में सहयोग की बात करें, और चाहे हम छात्रों और स्टाफ दोनों में सहयोग की बात करें, मतलब इसकी विशेषता क्या है कि सहयोग से ये कार्य पूर्ण करेगा। शैक्षिक प्रबंध सहयोग के द्वारा अपना काम पूर्ण कर पाएगा। नेक्स्ट है उद्देश्यपूर्ण। देखो, ये अपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम कोई शिक्षा का निर्धारण करते हैं तो शिक्षा का निर्धारण करने से पहले उसके उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, और शैक्षिक प्रबंध ये व्यवस्था करता है कि हम उन उद्देश्यों को अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें, यानी कि जो हमारे उद्देश्य हैं वो हमें पूर्ण रूप से मिल सकें। तो ये जो उद्देश्य है उनको भी पूरा करने का काम करता है, ये भी शैक्षिक प्रबंध की एक विशेषता है। नेक्स्ट आता है अदृश्य कौशल। अदृश्य कौशल मतलब जो भी चीज हमें दिखाई नहीं देती, मतलब कौशल पर व्यवस्था कर दी गई है शैक्षिक प्रबंध के द्वारा कि इस व्यक्ति को ये काम करना है, इस छात्र को ये काम करना है, इस अध्यापक को ये काम करना है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देती कि ये व्यवस्था किस प्रकार से हो रही है। मतलब मैनेजमेंट जो होता है उसके हाथों से सारा काम होता है, लेकिन हर किसी को ये चीज दिखाई नहीं देती। मतलब एक ऐसा कौशल है जो गुपचुप रूप से अपना काम करता है और अपनी सारी व्यवस्थाएं, अपना जो उद्देश्य है या फिर जो अपने जो भी कार्य हैं वो करता है। नेक्स्ट आता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। देखो, शैक्षिक प्रबंध जो है, मतलब जो हमारी शिक्षा है वो आज से नहीं चली आ रही, बहुत पुराने समय से चली आ रही है, और शैक्षिक प्रबंध भी उसके साथ साथ चलता है। लेकिन अपने ये कह सकते हैं कि जो पहले का जो टाइम था उसमें एक अलग से एक टॉपिक के रूप में इसको नहीं बताया गया। प्रबंध तो पहले भी होता था, प्रबंध अपने जो मतलब छोटा सा अपना परिवार है तो उसमें भी प्रबंध के हिसाब से ही वो सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो उस समय भी मतलब प्रबंध जो ऐसी व्यवस्था है, ये जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे जैसे शिक्षा चलेगी उसके साथ साथ शैक्षिक प्रबंध भी चलेगा। शैक्षिक प्रबंध नहीं होगा तो कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। अपने ये कह सकते हैं कि जब तक कोई भी शिक्षण संस्थान होगा उसके बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी तो वो क्या होगा, सही रूप से नहीं चल पाएगा। तो इसलिए शैक्षिक प्रबंध जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये सतत चलती ही रहती है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता आती है वो है लचीलापन व नवाचार। अब शैक्षिक प्रशासन के द्वारा कुछ नियमों का, कुछ उद्देश्यों का निर्धारण किया गया, और उन उद्देश्यों को, उन नियमों को पूरा करने के लिए शैक्षिक प्रबंध कार्य करता है। तो उस कार्य को करने के लिए मतलब लचीलापन, मतलब लचीलापन क्या होता है कि हम उसमें आसानी से बदलाव कर सके। मतलब ऐसे नहीं कि हमारा जो पुराने टाइम से जो नियम चले आ रहे थे हम उसी पे चलते रहेंगे, उसी डरे पे चलते रहेंगे, हम नई चीजों को उसमें शामिल नहीं करेंगे। तो नए नए नवाचार आ रहे हैं उनको हम शामिल नहीं करेंगे। शैक्षिक प्रबंध क्या व्यवस्था करता है, जो नए नवाचार आ रहे हैं, जो नई चीजें आ रही हैं उनको उसमें शामिल करता है, और शामिल करने के बाद संपूर्ण रूप से उसको लागू करता है, उसको उद्देश्यों में भी शामिल करता है कि हमारी जो नई चीज आई है उसको हम इसमें शामिल करें, और जो पहले से उद्देश्य बने हुए थे उनमें बदलाव करता है। यानी कि अर्थात हम उसमें लचीलापन होता है कि हम जो हमारे नियम या फिर कुछ भी है उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो ये लचीलापन किसको कहेंगे कि हम किसी भी चीज को आसानी से चेंज कर सके समय के अनुसार। नई नई चीजें, नए नवाचारों को शामिल किया जाएगा तो हमें बदलाव भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है संसाधनों का इष्टतम उपयोग। मतलब जो हमारे पास संसाधन है एक विद्यालय के अंदर, जरूरी नहीं होता कि एक विद्यालय में सारे ही संसाधन हमारे पास उपलब्ध हो। छोटा विद्यालय है तो उसके पास संसाधन कम होंगे, बड़ा विद्यालय है तो उसके पास संसाधन अधिक होंगे। तो शैक्षिक प्रबंध क्या प्रयास करता है, शैक्षिक प्रबंध ऐसा प्रयास करता है कि इसमें जितने भी संसाधन हैं हमारे पास एक विद्यालय में, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, उन संसाधनों का हम अधिक से अधिक मतलब अच्छे से अच्छा हम उसका उपयोग कर पाए। अगर एक विद्यालय में, छोटा विद्यालय है उसमें 2 या 3 कंप्यूटर है,
तो वो कंप्यूटर सभी विद्यार्थी उसका उपयोग कर पाए, इस प्रकार का प्रबंध करता है। मतलब टाइम मैनेजमेंट या फिर जो भी इनका अध्यापक जो होता है, उनको उसके साथ ऐसी व्यवस्था करता है कि उन चीज़ों का वो बच्चे हैं अच्छे से लाभ उठा पाए। अगर बड़ा बड़ा विद्यालय है, बहुत सारे उसमें कंप्यूटर है, तो उसी प्रकार की व्यवस्था की जाती है। मतलब उसके अलावा जो भी संसाधन है, चाहे खेल मैदान हो, पुस्तकालय हो, मतलब जो भी संसाधन हमारे पास है, जो भी हमारे पास स्टाफ है, उन संसाधनों को हम इस प्रकार से उपयोग कर सकें कि विद्यार्थी उसका अधिक से अधिक लाभ ले सके और जो अधिक से अधिक जो हमारे उद्देश्य है उनको पूरा किया जा सके। तो इस प्रकार से शैक्षिक प्रबंध है, उसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसको अन्य प्रबंध से अलग बनाती है। क्योंकि शैक्षिक प्रबंध का उद्देश्य क्या किसको लेकर होता है, मेन रूप से उसका शिक्षा को लेकर मेन उद्देश्य होता है कि शिक्षा के उद्देश्यों को हम किस प्रकार से पूरा कर पाए। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो शैक्षिक प्रबंध है वो क्या करता है, नए नए नवाचारों को शामिल करता है, सहयोग की भावना विकसित करता है, समन्वय की भावना विकसित करता है और इसके साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है। मतलब ऐसी व्यवस्था करता है कि संपूर्ण व्यवहारिकता के साथ हम हमारे शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा कर पाएँ और इसके साथ साथ जो हमारे नए नए संसाधन हैं उनका भी हम उपयोग कर पाएँ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कुछ विशेष ऐसी चीज़ें हैं जो शैक्षिक प्रबंध को अन्य प्रबंध से अलग बनाती है, या फिर अपने कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रबंध की ये विशेषताएं हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।